हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2019 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, आपको आज से ये जानते हुए बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि हम अपने 10th क्लास के लिए अपने हिंदी से रिलेटेड अपने स्टडी को क्या करना, प्रोवाइड करना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमारे बहुत जाने माने हमारे एरिया के एक्सपर्ट, ठीक है, मिस्टर मदन पाल सर, ठीक है, आपको क्या करेंगे एज ए एमजीसी फैकल्टी के रूप में क्या करेंगे, आपको हिंदी की नॉलेज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ही इज़ MA B.Ed, ठीक है, ये क्या है, MA B.Ed हैं क्वालिफिकेशन से, और नंबर ऑफ टाइम्स ही इज़ क्वालिफाइड देयर CTET एज वेल एज टेट एग्ज़ाम। ठीक है, इन्होंने अपने टेट एंड CTET एग्ज़ाम मैनी टाइम्स क्या कर रखे हैं, क्वालिफाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारी फैकल्टी आज से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेगी, किसके रिगार्डिंग पढ़ाना स्टार्ट करेगी, हिंदी रिलेटेड टू द 10th एंड 9th क्लास। आपको हिंदी से रिलेटेड लेक्चर्स भी यहाँ पर क्या करे जाएंगे, प्रोवाइड करे जाएंगे। सो की वॉच अवर वीडियो, सब्सक्राइब इट, शेयर टू योर फ्रेंड। ठीक है, अपने अपने फ्रेंड्स को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने हिंदी ग्रामर्स एंड अदर्स जो रिलेटेड होते हैं, क्षितिज वगैरह, उनकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बेटा क्या करिए, शॉर्ट आउट करिए। ठीक है, आज हमारी फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेगी लेक्चर्स, ठीक है, मिस्टर मदन पाल सिंह। ठीक है, अब नेक्स्ट वॉइस किसकी आने वाली है बेटे, मदन पाल सर की आने वाली है। वो आपको क्या करेंगे, टीच करेंगे, किसके रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बेटर तरीके से अपनी स्टडी को एनहांस करिए और हमारे साथ क्या करिए, कोऑपरेट करिए रिगार्डिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो नेक्स्ट वॉइस टू द मदन पाल सर रिगार्डिंग योर सिलेबस। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजीसी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज यहाँ से हमने क्लास टेंथ हिंदी व्याकरण और कोर्स है कि आज हमारी फर्स्ट वीडियो की हम शुरुआत करेंगे, जो हमारी हिंदी ग्रामर के अंतर्गत 16 नंबर का हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यदि हिंदी में आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं तो हमारी व्याकरण इसमें सबसे अहम रोल अदा करती है। इसलिए यदि हमारी ग्रामर सही हो जाए तो हमारे 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ग्रामर सिर्फ वही बच्चा इसे सही कर सकता है जो ग्रामर के नियम जानता है। आइए आज हम शुरुआत करते हैं। कोर्स ए के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में एक प्रकरण है हमारा रस, जो हमारा 4 नंबर का एग्जाम में आता है। कहाँ से प्रश्न आएगा और कैसे एग्जामिनर बनाएगा, इन सभी का हम बड़े विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। रस, देखिए, यदि हम रस के शाब्दिक अर्थ की बात करें, क्योंकि सर्वप्रथम हमें इसके शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब आपके जो एग्जाम में आता है वो आपका बहुविकल्पीय आएगा। क्योंकि पिछले साल तो हमारे एग्जाम कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुए, और उससे जो पहले जो हमारा पैटर्न था वो हमारा 1 लाइनर था, उसमें हमें 1 लाइनर में प्रश्न का उत्तर देना था। लेकिन अब की बार जो मिलेगा वो आपको बहुविकल्पीय रूप में मिलेगा। इसलिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद कि देखिए, जो हम किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही हमारा रस कहलाता है। अच्छी शिक्षा के लिए एमजीसी चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि हम रस में वैदिक साहित्य की बात करें
यदि वैदिक साहित्य की बात करें कि वैदिक साहित्य में रस का क्या अर्थ माना जाता था, तो वैदिक साहित्य में रस का जो प्रयोग किया जाता था वो सोमरस और जल, कि सोमरस और जल के रूप में प्रयोग किया जाता था। और यदि हम आयुर्वेद में रसायन की बात करें, आयुर्वेद में रसायन की बात करें कि रसायन में क्या अर्थ माना जाता था, तो इसमें अर्थ माना जाता था कि जल, पारस, जिसे हम पारा कहते हैं। देखिए वैदिक साहित्य में रस का अर्थ जो माना जाता वो सोमरस या जल से माना जाता था, और यदि हम आयुर्वेद में रसायन की बात करें तो इसमें जल, पारस या पारा को रस माना जाता था। और यदि हम बात करें साहित्य में, यदि हम बात करें साहित्य में कि साहित्य में रस का क्या अर्थ माना जाता था, तो काव्य या साहित्य में, काव्य साहित्य में जो रस का अर्थ माना जाता था, काव्य साहित्य में जो रस का अर्थ माना जाता है तो वो माना जाता है आनंद, वो माना जाता है आनंद। इसलिए हम रस का जो शाब्दिक अर्थ मानते हैं वो मानते हैं हम आनंद को। यही कारण है कि जो हम रस का जो शाब्दिक अर्थ मानते हैं वो आनंद मानते हैं काव्य और साहित्य में। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे जो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं और एग्जामिनर जो प्रश्न बनाएगा वो कहाँ से बनाएगा। आपको देखिए जो 16 नंबर की जो ग्रामर आएगी वो सारे की सारी आपको बहुविकल्प रूप में आएगी। आपको सिर्फ उसमें वहाँ से एक सही उत्तर चुन करके लिखना था। अब से पहले जो हमारी ग्रामर आती थी वो 1 लाइन में आया करती थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देखिए रस की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई और किसने की, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। जब हमारा रस प्रकरण है तो वो कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रस की उत्पत्ति, कि रस की उत्पत्ति, कि जो रस की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई और किसने की और कैसे हुई। रस की जो उत्पत्ति हुई, एक सूत्र दिया था, वो सूत्र था कि विभावा नुभाव, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति। देखिए यदि हम रस की उत्पत्ति की बात करें तो ये एक सूत्र था, इस सूत्र से ही हमारी रस की उत्पत्ति हुई थी और वो सूत्र है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति, कि विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग के संयोग से रस की उत्पत्ति हुई है। और इस सूत्र को देने वाले महर्षि थे भरत मुनि। इस सूत्र को देने वाले जो महर्षि थे वो थे हमारे भरत मुनि। देखिए कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो या शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम हो और उसमें हमारा रस प्रकरण है, उसमें हमारा रस प्रकरण है,
तो देखिए इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। बात कक्षा 10 की ही नहीं है, बात कक्षा 10 की ही नहीं है कि आपका कोई भी एग्जाम हो और यदि हिंदी में वो आपका रस टॉपिक आ रहा है तो इससे बाहर का एक भी प्रश्न एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं। जी, बात कर रहे थे हम सूत्र की कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति से हमारी रस की उत्पत्ति हुई है और इस सूत्र को दिया है भरत मुनि ने। किस में दिया है? देखिए, भरत मुनि की एक पुस्तक थी नाट्य शास्त्र, एक पुस्तक थी नाट्य शास्त्र जो इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी। नाट्य शास्त्र में इन्होंने इस सूत्र का वर्णन किया है, यहाँ से रस की उत्पत्ति हुई है। और नाट्य शास्त्र जो हमारी पुस्तक है ये किस विधि पर है? ये है हमारी कहानी कथन पर, कहानी कथन पर। देखिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, आपको ये सूत्र दे दिया जाएगा कि यह सूत्र निम्न में से किसने दिया था? कि भरत मुनि थे, कात्यायन थे, पतंजलि थे। तो आपको उसमें क्या लगाना है कि भरत मुनि ने यह सूत्र दिया है। इस सूत्र को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एक कॉपी पेन उठा लीजिएगा, इन नोट्स को आप लिखते रहिएगा, क्योंकि लिखित ज्ञान हमारा सबसे अच्छा स्थायी होता है। इसलिए बिल्कुल कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए कि यह सूत्र की विभावानुभाव व्याभिसंचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह सूत्र किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। और यदि पुस्तक की बात करें तो नाट्य शास्त्र में दिया है। और यह नाट्य शास्त्र हमारी किस पर आधारित है? कहानी कथन पर आधारित है। देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ये आपके क्लास 10th में ही नहीं पूछा जा सकता, ये जूनियर यूपी टेट में भी पूछा गया है, कि यूपी टेट में भी पूछा गया है, जूनियर यूपी टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न भी कि नाट्य शास्त्र हमारी किस विधि पर आधारित है? तो कहानी कथन पर आधारित है। यह प्रश्न भी हमारा जूनियर यूपी टेट में पूछा गया था। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ क्लास 10th की कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा कि नाट्यशास्त्र किसकी पुस्तक है, सिर्फ प्रश्न आपका आएगा कि यह सूत्र किसने दिया है। तो क्या होगा हमारा आंसर? कि भरत मुनि ने दिया है। चलिए बात करते हैं कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है। कि भरत मुनि के अनुसार कि जो रसों की संख्या है वो कितनी है। देखिए, भरत मुनि ने रसों की जो संख्या बताई है वो बताई है 8। कितनी? 8। कि भरत मुनि ने रसों की संख्या जो बताई है वो बताई है 8। कि रसों की संख्या 8 किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो वो है हमारी 8। वो है हमारी 8। प्रश्न आ सकता है क्योंकि बहुविकल्पीय रूप में आते हैं। अब तो पूछ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। फिर उसके बाद देखिए हमारे एक और साहित्यकार हुए, उनका नाम था कि पृथ्वीनाथ। पृथ्वीनाथ। कि पृथ्वीनाथ पांडे। एक साहित्यकार थे कि पृथ्वीनाथ पांडे, इन्होंने रसों की संख्या बताई 11। कितनी बताई? 11। तो रसों की संख्या अब कुल मिलाकर हो गई 11। रसों की संख्या अर्थात रस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं हमारे
11 प्रकार के, कि रसों की संख्या हमारी कितनी होती है 11। देखिए आपको यदि एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे 8, और यदि आपसे पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप लगाएंगे 11। दोनों तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकता है, इसलिए इन दोनों में आप अंतर अच्छी तरह से समझ लें। कि पृथ्वीनाथ पांडे ने रसों की संख्या कितनी बताई 11। तो जब हमारे रसों की संख्या 11 है, तो हमारे स्थायी भाव भी कितने हुए 11। जब हमारे रसों की संख्या 11 है, तो हमारे स्थायी भावों की संख्या भी कितनी है 11। स्थायी भावों की संख्या भी कितनी है हमारी 11। जब रसों की संख्या हमारी 11 है, तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है 11। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि हमारे स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, कि 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है या 14 होती है। तो आपका आंसर क्या होगा 11। कि जब हमारे रसों की संख्या 11 होती है, तो हमारे स्थायी भावों की संख्या भी 11 होती है। अब बात करेंगे हम कि देखिए जो पिछली बार तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, जो उससे पहले जो हमारा प्रश्न आया था वो कैसे आया था, और इस बार जो आने के चांस हैं वो किस तरह से आने के चांस है। बिल्कुल आ सकता है, 100% ये प्रश्न आपको आ सकता है। बात करेंगे अब हम किसकी, बात करेंगे हम कि रस की उत्पत्ति किन 3 भावों से हुई है। पिछली बार ये आपका प्रश्न आया था कि जो रस की उत्पत्ति, कि रस की उत्पत्ति किन 3 भावों से हुई है, कि किन 3 भावों से हुई है। कि रस की उत्पत्ति किन 3 भावों से हुई है, ये आपका जो पिछले सत्र में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि पिछली बार तक कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम हुआ नहीं था, उससे पहले आपका प्रश्न आया था कि रस की उत्पत्ति किन 3 भावों से हुई है। तो रस की उत्पत्ति जो 3 भावों से हुई है वो हुई है आपकी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस की उत्पत्ति इन 3 भावों से हुई है, कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। पिछली बार ये प्रश्न आया था, अब की बार भी आ सकता है कि संचारी भाव की उत्पत्ति निम्न भावों से हुई है। तो एक ऑप्शन आपका ये दिया गया होगा और वो बाकी ऑप्शन आपके 3 अलग दिए गए होंगे। तो आपको क्या उसमें से उचित उत्तर छांटना है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से हमारी रस की उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं, देखिए कि स्थायी भाव, कि हमारा स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, लेकिन इस बार ये प्रश्न नहीं आएगा। इस बार ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि हमारा जो स्थायी भाव होता है वो हमारा क्या होता है। अब देखिए कि स्थायी भाव क्या होता है, कि जो भाव
सुप्त अवस्था में, सुप्त अवस्था में, कि जो भाव सुप्त अवस्था में रहते हैं, रहते हैं और अवसर पाकर, और अवसर पाकर और अवसर पाकर जाग उठते हैं। देखिए, जो भाव हमारे सुप्त कहते हैं कि सोई हुई अवस्था में, कि वो भाव हमारे हृदय के अंदर सोई हुई अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है वो एकदम जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हंसी, मान लीजिए कि हंसी हमारे अंदर विद्यमान रहती है, लेकिन क्या हम हर समय हंसते रहते हैं? नहीं। कि जब कभी हमारी हंसी की कोई बात आती है, कि जब कभी हमारे हास्य की कोई बात आती है तो हमारी हंसी रुक नहीं पाते, वही तो हमारा स्थायी भाव होता है। या जैसे मान लीजिए उत्साह कि हमें किसी दीनों पर अत्याचार को देखकर मान लीजिए बात करें हम उत्साह की, कि जो हम अपने देश के प्रति जो सेवा करने का जो जज्बा हमारे अंदर होता है कि अरे नहीं, मैं इस कार्य को ऐसे कर दूंगा, वो उत्साह ही तो हमारा स्थायी भाव कहलाता है। मान लीजिए हमें किसी की आकृति को देखकर, या मान लीजिए अपनी प्रिय वस्तु के अनिष्ट होने की आशंका से जो हमें दुख उत्पन्न हो जाता है, वही तो हमारा क्या कहलाता है? कि स्थायी भाव कहलाता है। यह आपका प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इस बार ये शायद हो सकता नहीं आए, क्योंकि वन लाइनर में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रश्न कहाँ से बन सकता है। बात करते हैं अब हम संचारी भाव की, बात करते हैं संचारी भाव की। यहाँ से हमारा प्रश्न बिल्कुल ही बनेगा, कि संचारी भाव से हमारा एग्जाम में प्रश्न अवश्य ही बनेगा, कि 10th एग्जाम में ही नहीं, कंपटीशन में भी अगर रस है आपका प्रकरण, तो उसमें से भी आपका संचारी भाव में से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। चलिए बात करते हैं संचारी भाव की, कि संचारी भाव क्या होता है। कि संचारी भाव क्या होता है। देखिए, वे भाव जो अल्प समय के लिए मन में संचरण करके चले जाते हैं। कि देखिए, वे भाव जो अल्प समय के लिए मन में संचरण करके चले जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है हमारी 33। यहाँ से प्रश्न अवश्य बनने की संभावना है कि संचारी भावों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33। ये प्रश्न नहीं आएगा कि निम्न में संचारी भाव कौन सा है, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। बनेगा तो प्रश्न ये बनेगा कि संचारी भावों की संख्या होती है कितनी? 33। अब जो हम अगला जो इसे रस को जो विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.